कल हमारे 78 क्वेश्चंस हो गए थे। एक क्वेश्चन और बचा है, वो कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो प्रॉब्लम 79। How many necklaces can be made using 7 beads अच्छा ये एक मिनट, आप ये क्वेश्चन पढ़ के तब तक अटेम्प्ट करिए। देखो क्या लिखा है इसमें, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 7 बीड्स ऑफ विच 5 आर आइडेंटिकल रेड बीड्स एंड 2 आर आइडेंटिकल ब्लू बीड्स। ठीक है, तो हमारे अभी क्या है ना कि आपके पास ये सर्कुलर परमुटेशन है जिसमें आइडेंटिकल चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो जो नॉर्मल लाइन में आइडेंटिकल चीजों पे परमुटेशंस रहते थे ना, और सर्कल में रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मान लो जैसे हमने बोला 7 बीट्स ऑफ विच 5 आर आइडेंटिकल रेड, तो मेरे पास 5 रेड बीट्स हैं, ठीक है, और 2 ब्लू बीट्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अब टोटल 7 हो गए तो 6 फैक्टोरियल, ऐसा 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे करने सही नहीं है। ऐसा हमेशा आंसर नहीं आएगा। अभी जैसे किसी ने अगर ऐसा कर लिया होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर आता है, बट ऐसे हमेशा आंसर नहीं आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ये, मैं इसीलिए क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 7 बीट्स ऑफ विच 5 आर आइडेंटिकल रेड बीट्स एंड 2 आर आइडेंटिकल ब्लू बीट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैटर्न ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको, क्योंकि नेकलेस है तो क्लॉकवाइज, और क्योंकि अगर आप वैसे चलते हो ना, तो आप ऐसे लिखोगे 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए 1/2 फैक्टोरियल भी तो करोगे, तो उससे फिर आंसर नहीं आएगा आपका। क्योंकि ये तो आपने कर दिया सर्कुलर परमुटेशन के लिए, टोटल 7 है, और 5 फैक्टोरियल किस लिए कर दिया, क्योंकि 5 इसमें रेड है, 2 उसमें क्या है, ब्लू है, फिर एक ये 1/2 फैक्टोरियल भी तो करना पड़ेगा क्योंकि नेकलेस है, तो उससे वो आंसर नहीं आएगा फिर आपका ना। अगर आप 1/2 फैक्टोरियल नहीं लगाते तो इसका आंसर आ जाता है। इसीलिए इसको ऐसे नहीं करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम जिसमें सर्कुलर परमुटेशन लग रहा है और आइडेंटिकल चीजें हैं, तो हमेशा उसको आप कैसे करेंगे, उसको मतलब लिख कर ही करना पड़ेगा अपने को, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके केसेस बना के ही करेंगे। तो अब मैं बनाता हूँ। तो जैसे बी बी, 2 बी लिख लेते हैं, और 1 2 3 4 5, एक तो ये केस बनेगा, ठीक है। एक केस बनेगा आपके पास, अब एक आर इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं, बी आर बी, ठीक है, फिर बी आर बी, और फिर 4 टाइम्स आर, ठीक है, एक केस ये बनेगा। फिर आप देखोगे बी, 2 आर बीच में इंसर्ट कर देते हैं, बी, फिर 3 आर आ गए, ठीक है। फिर आप बोलोगे बी आर 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 बी आर आर, ये केस अपना रिपीट हो गया। ये रिपीट कैसे हो गया, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये आपके पास कैसे आएगा, ये ऐसा आएगा, बी आर आर बी आर आर आर, ठीक है, ये ऐसा आएगा। अब ये वाला अगर आप देखोगे तो ये कैसा आएगा, बी आर आर आर, फिर बी आर आर। तो हो क्या रहा है कि इधर से अगर आप देखोगे तो ये बन रहा है बी आर आर बी आर आर आर, बी आर आर बी आर आर। तो ये इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि नेकलेस है तो ये अलग अलग कंसीडर नहीं होंगे, तो इसमें बस यही 3 केस बनेंगे। अब बी 4 बार आर लेके जाओगे तो वो इसके साथ मैच कर जाएगा। तो एक आपका ये पॉसिबल केस हो गया, एक आपका ये पॉसिबल केस हो गया, एक आपका ये पॉसिबल केस हो गया।
तो इसको अरेंज करने के कितने वेज आएंगे हमारे पास? 3 वेज आएंगे। तो इसके लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर सर्कुलर परमुटेशन में आइडेंटिकल चीजें आती हैं तो उसके लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ आ गई? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पीएनसी। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। अब जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे टॉपिक थोड़े मुश्किल होते रहेंगे। ध्यान देना आप सब लोग, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट 1, number of straight lines from n given points in which no three are collinear. Number of straight lines from n given points in which no three points are collinear. तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास n गिवन पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, जब वो कह रहे हैं ना n गिवन पॉइंट्स, वो तो डिस्टिंक्ट ही होंगे पॉइंट्स। अगर मान लो कि मैंने एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट बना दिया तो उसको दो तो नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं इनमें से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी इन तीनों पॉइंट से? 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन डिफाइन की जा सकती है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस आप बना सकते हो, बट अगर आप 2 पॉइंट अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लोगे तो उससे पक्का से एक ही लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं बन सकती। तो जैसे अब आप अगर देखोगे तो इन 3 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी? एक लाइन ही बनेगी, एक लाइन ही बन गई जो इसको ए बी सी मान लेते हैं, जो ए बी से पास कर रही है। एक लाइन बन गई जो ए सी से पास कर रही है, और एक लाइन बन गई जो बी और सी से पास कर रही है। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी खोपड़ी लगाओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। लाइन कैसे बन रही है? 2 पॉइंट को चूज करने पे बन रही है। 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को चूज करूंगा तो 3 लाइन बन जाएंगी। 3C2 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। अब इनमें से कोलिनियर नहीं है, उसने क्यों बोला नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर? क्योंकि अगर कोलिनियर ले लेते हो आप 3 पॉइंट, मान लो आपने ए बी सी तीनों कोलिनियर ले लिए, फिर तो एक ही लाइन बनी ना। जो आप 3 गिन रहे थे, अभी आप क्या करोगे उस केस में? ए बी भी गिनोगे। अगर मान लो मैं आप 3C2 लगाते हो तो आप क्या करोगे? ए बी भी गिनोगे, बी सी भी गिनोगे, ए सी भी गिनोगे। तो आपके पास क्या बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी, बट है तो एक्चुअली में अगर तीनों क्लीनर होगे तो एक ही बनेगी। समझ पा रहे हो सब लोग? तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी 3 पॉइंट कुलीनियर नहीं है, अब जैसे 4 पॉइंट लेते हैं एक बार, उससे भी आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मान लो 4 नॉन कुलीनियर, इसमें कोई भी 3 कुलीनियर नहीं है, तो कितनी लाइंस बनेंगी? ए बी सी डी। कॉमन सेंस से देखो, 4C2 बनेगी। 4C2 क्यों बनेगी? आप ए बी को ज्वाइन कर दो, ये एक ग्रुप हो गया। ए सी को ज्वाइन कर दो, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ए डी को ज्वाइन कर दो, ये थर्ड पेयर हो गया। बी सी को ज्वाइन कर दो, ये फोर्थ पेयर हो गया, ठीक है। बीडी को ज्वाइन कर दो, ये अलग पेयर हो गया। सीडी को ज्वाइन कर दो, अलग पेयर हो गया। ये जो जो आप 4 में से दो दो के ग्रुप उठाओगे या दो दो के पेयर उठाओगे, उतनी लाइंस बन जाएंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? NC2 आएगा। इफ ऑब्वियसली नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स which can be formed from n points if no 3 points are in same line। वही सेम बात है। अब हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं जो आप n पॉइंट से बना सकते हो, इन विच नो 3 आर कोलिनियर। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो एक काम करते हैं 4 पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी 3 इसमें कोलिनियर नहीं है। ये ले लिया हमने, 4 पॉइंट ले लिया। अब कितने ट्राइंगल बनेंगे वो देखते हैं। तो क्या करोगे, ये पॉइंट्स ले लो ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी लिखने से आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि यार मेरे को क्या करना है कि 3 पॉइंट उठा लेने चाहिए। तो एक मैं पॉइंट उठाऊंगा ए बी डी, तो एक ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट मैं क्या उठाऊंगा, ए बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, मैं आप साथ साथ ही बना रहा हूँ। तो मैंने एक उठा लिया ए बी डी, ये बन गया। एक बना लिया ए बी सी, अब ए बी के साथ बन गए। अब ए बी के साथ और तो बन नहीं सकता, फिर आप क्या उठा लो, ए सी के साथ आपने एक बना लिया, ए बी सी बना लिया, तो एक ए सी डी बना लेते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया, ए सी डी बन गया। ठीक है, एक और बच रहा है, कौन सा, बी सी डी। तो एक बी सी डी बन रहा है। तो क्या हो रहा है, 4 पॉइंट है, 4 में से 3 3 के ग्रुप बना लो। क्या आंसर आएगा इसका, NC3, प्रोवाइडेड नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, तो 2 पॉइंट के लिए कुछ भी ऐसा कोलिनियर वाली स्टेटमेंट वो नहीं बोलेगा। 3 पॉइंट्स के लिए बोलेगा कि भाई नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ आ गई? ठीक है, स्टेटमेंट 3। नंबर, अब ये खुद से बताना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n पॉइंट्स out of which exactly k points are collinear। number of straight lines from n points out of which exactly k points are collinear। ये बताओ खुद से। n minus k c3 plus 1। अभी तक किसी का भी, अंजलि का सही है, हाँ ठीक है, अवनी का भी सही है। देखो क्या होगा, मान लो अभी हम ऐसा करते हैं, 4 पॉइंट्स लेते हैं, एग्जांपल लेके देख लो अगर आपको डाउट हो रहा है ना। जैसे मान लो आपने 4 पॉइंट्स ले लिए, उसमें से क्या करो ना, 3 पॉइंट को लीनियर कर लेते हैं। अब वैसे अगर ये मैंने 3 पॉइंट को लीनियर कर लिए इसमें से, ठीक है, तो अगर वैसे मैं लाइंस गिनता तो मेरे पास कितनी बनती, 4C2 बनती। 4C2 में कौन कौन सी आती है ये लिख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी, 6 लाइंस आती है उसमें से। कौन कौन सी आती है, एक ए बी आती है ना, एक ए बी आती, एक ए सी आती, एक ए डी आती, फिर एक बी सी आती, एक सी डी आती, और एक बी डी भी आती साथ में, ये वाली भी आती है। ये 6 लाइन आती है, देख समझ गए ना सब लोग, ए बी ए सी ए डी, बी सी सी डी और बी डी, ये 6 लाइंस आती। अगर अब आप ध्यान से देखो तो आपने ना ये जो तीनों पॉइंट हैं इसके कारण क्या हुआ, इनको 3 बार गिन लिया। एक बार बीसी गिना, एक बार सीडी गिना, एक बार बीडी गिना। तो आप उन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
-3c2 माइनस कर दिया आपने, और जब आपने उन तीनों को किया तो ये तीनों एक्चुअली में 3 नहीं थी ना, ये कितनी थी, 1 थी, तो इसलिए उसमें 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल सी कहानी। क्या आंसर फॉर्मूला बनेगा, Nc2 माइनस Kc2 प्लस 1, तो ये इसका आंसर आएगा। देखो आप लॉजिकली सोचो, n माइनस के नहीं आएगा बेटा, Nc2 का क्या मतलब हुआ, n से हमने सारी लाइन निकाल ली, फिर Kc2 का क्या मतलब हुआ, जो भी उस कोलिनियर आ रही होंगी वो आपने सारी हटा दी, ठीक है, तो वो कोलिनियर जो एक ही लाइन पे आ रही होंगी वो सारी हटा दी आपने। तो अब +1 क्यों किया, क्योंकि वो सारी हट गई हैं, BC भी हट गया, CD भी हट गया, BD भी हट गया, तो एक तो ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए +1 और आएगा। समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 4। नंबर ऑफ, ये बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ पॉलीगन्स ऑफ K sides from n given points if no three of them are collinear. Number of polygons from K side from n given points if no three of them are collinear. तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, के साइड्स हैं, आपको पता होगा पॉलीगन में क्या होता है, अगर के साइड्स हैं तो उसके के ही वर्टिसेस होंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, एनसी के, सिंपल है ये भी, ठीक है। स्टेटमेंट 5 वही सेम बात है, अगर कोई भी कोलिनियर के साइड का अगर पॉलीगन है और एन पॉइंट्स है हमारे पास उसमें, जिसमें कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो एनसी के वेज आ जाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ये बताओ एक बार, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। जैसे देखो, मान लो आपके 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट का एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं, इसमें कितने डायगोनल बनते हैं बेटा, 2 डायगोनल बनेंगे बस, ये 2 डायगोनल बनेंगे। तो हम करते क्या है, NC2 कर लेते हैं, NC2 से क्या होगा, सारी लाइंस आ जाएंगी, उनमें से साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितनी साइड्स हैं पॉलीगन की, n साइड्स हैं, वो माइनस कर दो, तो NC2 माइनस n आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, n इंटू एन माइनस 3/2 आता है, ये n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस n, तो n कॉमन निकालोगे तो ये n इंटू एन माइनस 3/2 आता है। इसको याद भी कर सकते हो, काफी कॉमन सिंपल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, स्टेटमेंट 6 पे आते हैं अब, समझ आ रहा होगा सबको यहाँ तक। स्टेटमेंट 6, इफ n स्ट्रेट लाइंस आर, if n straight lines are drawn in the plane, if n straight lines are drawn in the plane such that no two lines are, no two lines are parallel and no three are concurrent, then the number of parts into which these lines divide the plane is equal to,
if n straight lines are drawn in the plane such that no two lines are parallel and no three are concurrent, then the number of parts into which these lines divide the plane is equal to. अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक तो कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, पहली चीज, ठीक है, सारी की सारी इंटरसेक्टिंग होंगी इसका मतलब, और कोई भी तीन लाइन कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके पास ये दो लाइंस हैं तो ये तो कंकरेंट है ही, हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब थर्ड लाइन भी यहाँ से आ जाए और फोर्थ लाइन भी यहाँ से आ जाए, तो अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको हम कंकरेंट बोलते हैं। चारों लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको हम कंकरेंट बोलते हैं। ठीक है, समझिए, कंकरेंट कहने का मतलब एक ही पॉइंट से इन सबका इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है वो एक ही हो। तो वो कह रहा है कि कोई भी तीन लाइन कंकरेंट ना हो, मतलब कोई भी तीन लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। सेकेंडली, कोई भी दो लाइंस पैरेलल ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर आप n स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हो वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगी वो हमें निकालना है। तो इसको जैसे एक मैथमेटिकल इंडक्शन वाला टॉपिक होता है उस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला n मेरे पास 1 है, तो मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो एक लाइन क्या करेगी, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। लाइन नेवर एंडिंग ये फिगर होता है, जो कि मतलब अगर आप ऐसे एरो बना रहे हो, मतलब ये इधर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाता रहेगा, तो नेवर एंडिंग है। तो इस प्लेन को, जो मतलब ये टैबलेट का जो सरफेस है, इस सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो n = 1 पे हमारा आंसर आ रहा है 2। तो हमें वो सीरीज देखेंगे, पैटर्न बनेगा इसमें, ठीक है। अब n = 2 देख लेते हैं। तो क्योंकि कॉन्करेंट नहीं, मतलब क्योंकि इसमें तो दो लाइंस ही बनेंगी, दो इंटरसेक्टिंग बनानी है हमें, तो n = 2 पे हमारी कितनी वैल्यू, कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो n = 2 पे हमारा आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, अब n = 3 पे देखते हैं। n = 3 पे क्या होगा, तीन लाइंस बनाओगे, कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब सब अलग अलग पार्ट्स में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7, तो यहाँ पे आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, n = 4 पे देखते हैं। n = 4 पे एक लाइन, दो लाइन, सब इंटरसेक्टिंग बननी चाहिए, तीन लाइन और एक फोर्थ लाइन आएगी जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करके जाएगी, ऐसा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए ना। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। अब देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हमारे पास सीरीज कुछ ऐसी बन रही है, 2 4 7 11 ऐसे करके। ठीक है, 2 4 7 11, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस 3 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस 4 का आ रहा है। समझ गए? इसका नेक्स्ट वाला जो होगा उस केस में क्या होगा, उसमें 16 आना चाहिए 5 वाले केस में। तो वो अभी चेक करेंगे। तो लेवल 1 एपी बन रही है ना, एक बार डिफरेंस लेने पे एपी आ रहा है। तो लेवल 1 एपी क्या होती थी, क्वाड्रेटिक इन एन होती थी, उससे चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एन आएगा या टी ऑफ एन जो आएगा वो आएगा an² प्लस bn प्लस c। तो t1 कितना आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक होता था, आपको याद होगा ये। t1 हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 2। 4a प्लस 2b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 4। 9a प्लस 3b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 3। नो सब्ट्रैक्ट करो तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a हाफ आ गया मेरे पास। ठीक है, तो a हाफ आ गया। अब b निकाल लेते हैं, तो b आ जाएगा 2 - 3/2 विच इज हाफ ऑल्सो, सो b इज ऑल्सो हाफ। सो c आ जाएगा मेरे पास 1। तो मेरे पास जो tn बन रहा है वो बन रहा है n² बाई 2 प्लस n/2 प्लस c इज 1। तो मेरे पास आ रहा है n² प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, ये टर्म आ रही है। अब इसमें t4 निकाल के देखो, 11 आना चाहिए। t4 पे आ रहा है 16 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 आ रहा है, एकदम से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये जो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, जो ये वाला हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, तो ये आ रहा है हमारे पास n² प्लस n/2। तो इसको लिख सकते हैं 1 × n × n प्लस 1/2। तो ये आता है 1 प्लस समेशन n। ठीक है, समेशन n पता है ना आपको, समेशन r मतलब 1 + 2 + 3 so on to n, तो 1 प्लस n × n प्लस 1/2। तो ये आपका इसका स्टेटमेंट का आंसर हो गया, 1 प्लस समेशन n। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? 5 के लिए भी आप चेक कर सकते हो, उससे आपको और ऑथेंटिकेट हो जाएगा। 5 के लिए कितना आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न भी देखा था, 5 के लिए ये आना चाहिए, यहाँ पे 2 3 4 5, तो 16 आना चाहिए। तो 5 लाइंस बनाओ, देखो 16 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक लाइन बनाई,
इंटरसेक्टिंग बनानी है सारी। ये 2 लाइन बना दी हमने, ठीक है, ये हमने 3 लाइन बना दी, फिर एक लाइन बनाएंगे जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करेगी, वो 4, ये 4th लाइन होगी। और 5th लाइन बनानी है जो इन चारों को इंटरसेक्ट करेगी। तो एक को इंटरसेक्ट कर दिया इसने, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया ऐसे। तो इधर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ऐसा बना दिया, ठीक है। तो 1 प्लस समेशन एन कितना हो जाएगा, अगर मैं मतलब n इक्वल टू 5 के लिए चेक करूंगा तो 1 प्लस समेशन 5, तो 1 प्लस 5 n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब, तो ये 16 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 16 पार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया छोटा सा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको। ऑल क्लियर कर दो भाई चैट बॉक्स में एक बार सबको, अगर समझ आ गया जो भी मैंने बताया। देखो ये सब जो है ना पीएनसी में, ये इतनी सारी चीजें क्यों डाल दी, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जेई में ना क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमने अब उसको क्या किया हुआ है, वो जितना भी सुपर सेट बन सकता है तो वो सबको प्रॉब्लम्स बना के या स्टेटमेंट्स बना के हम अपनी थ्योरी में लिख लेते हैं। क्योंकि मान लो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एकदम नया सा क्वेश्चन आपको जेई में दिखता है ना, तो या तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर नहीं सोच पाओगे तो उस टाइप का प्रॉब्लम किया होना चाहिए, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किया होना चाहिए, इसलिए वो सब हम अब नोट्स में आपको बता देते हैं। मैंने बेसिकली यही बताया कि जो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है हमारी, कि अगर मैं एन लाइंस बनाता हूँ जिसमें कोई भी दो पैरेलल नहीं है और सारी इंटरसेक्टिंग अगर हैं और कंकरेंट नहीं है उधर, तो वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने लाइंस बना बना के देखा कि भाई 2 4 7 11 बन रहा है। अब जो नए बच्चे होंगे ना उनको ये नहीं समझ आएगा ये कैसे लिख दिया, टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है। जैसे आपने एपी के बारे में सुना होगा 10th में, तो ये लेवल 1 एपी बोलते हैं इसको, ये हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा हुआ है। लेवल 1 एपी क्या होता था कि अगर आप एक बार डिफरेंस लो और वो एपी बन जाती है, तो जैसे एपी की जो nth टर्म होती है वो लीनियर इन एन होती है, वो an प्लस बी वाले फॉर्मेट में होती है। लेवल 1 एपी की जो nth टर्म होती है वो क्वाड्रेटिक इन एन होती है, तो वो हमने क्वाड्रेटिक इन एन लिख के एबीसी निकाल लिया, तो उसकी nth टर्म ही आ गई। और मैंने आपको T4 भी चेक करवा दिया कि वो 11 आ रहा है, मतलब जो ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स में वो जो लाइंस डिवाइड कर रही हैं वो एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो वो हमने T5 पे भी आपको चेक करवाया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास, ये हमारी हो गई थी कौन सी स्टेटमेंट हो गई है, स्टेटमेंट 6। स्टेटमेंट 7 देखो अब, स्टेटमेंट 7, स्टेटमेंट 7 है हमारे पास, नंबर ऑफ स्केयर्स, नंबर ऑफ स्केयर्स इन चेस बोर्ड, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि भाई एक मेरे पास चेस बोर्ड है, ठीक है, उस पे मेरे को कितने स्केयर्स मिल सकते हैं। स्केयर्स आप अगर देखोगे जैसे 1x1 के चेस बोर्ड अगर आपने देखा हो तो 8x8 का होता है चेस बोर्ड ना, उसमें 8 हॉरिजॉन्टल स्केयर्स होते हैं और 8 ही वर्टिकल स्केयर्स की रोज और कॉलम्स होते हैं। तो मैं एक बार वो बनाता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। मैं एक चेस बोर्ड टाइप बना रहा पूरे हूँ। 64 होते हैं। हाँ पूरे 64 होते हैं, बट इसमें अभी क्या है ना, नंबर ऑफ स्केयर्स बोलने का मतलब है कि उसका आप साइज भी वेरी करेगा ना। अब जैसे 1x1 के देखोगे तो 64 बनेंगे, ऐसे 2x2 के भी देखने पड़ेंगे, 3x3 के भी देखने पड़ेंगे, उन सबका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम अभी इसमें करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसी इसमें कॉलम्स होते हैं, तो ये मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 इसमें रोज आ जाती हैं। ठीक है, अब सही हो गया है। तो हमारे पास 8x8 हो गया, ठीक है। तो ये चेस बोर्ड है, उसमें क्या होता है, एक तरफ ऐसा होता है, एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है, ऐसे करके चलता है वो, ब्लैक व्हाइट ऐसे जो भी है। तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये 8x8 का चेस बोर्ड होता है, ठीक है। अब हमारे पास कंसर्न क्या है कि भाई मेरे को नंबर ऑफ स्क्वेयर्स निकालने हैं। तो अब जो स्क्वेयर्स हम निकालेंगे उसमें क्या होगा,
कुछ 1x1 के बनेंगे, 1x1 के, जैसे ये 1x1 का है, ये साइड लेंथ 1 मान लेते हैं, ये सबकी साइड लेंथ हमने 1 मान ली, 1 यूनिट मान लिया मतलब, तो 1x1 के बनेंगे कुछ, फिर कुछ 2x2 के भी बनेंगे, फिर कुछ 3x3 के भी बनेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो अगर मैं 1x1 के देखता हूँ तो वो कितने बनेंगे, देखो 1x1 के हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर है 8 इधर है, तो 1x1 के साइज, अगर मैं इधर साइज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 64 आ जाएंगे सर। हाँ 8x8 आएंगे, तो 1x1 के कितने आएंगे, 8 × 8 आएंगे, मतलब 64 आएंगे। अब हम देखते हैं 2x2 के, 2x2 के कितने आएंगे, देखो अब ध्यान से, तो 2x2 के अगर मुझे बनाने हैं तो एक तो ये बनेगा, पहला पहला जो रो से स्टार्ट होगा, एक ये बन गया, ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा ये वाला बनेगा, ठीक है, थर्ड ये बनेगा, कहाँ तक बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे, इस लाइन तक बनेंगे, तो इस लाइन तक नहीं जाएंगे, तो अगर लाइंस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बनेंगे। एक लाइन में आपके पास 2x2 के कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली चलते हो। वर्टिकली चलोगे तो एक इधर बना, सेकंड ये बना, थर्ड ये बना, फोर्थ ये बना, फिफ्थ ये बना, सिक्स्थ ये बना और सेवंथ ये बना, तो इसमें भी 7 बनेंगे, तो ये कितना बनेगा, ये नंबर आपके पास कितना बनेगा, 7 × 7। आई बात समझ में। अब 3x3 का कितना होगा, 6 × 6। 6 × 6 आएगा उसमें, तो 3x3 में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो अब आपको ऐसा वाला लेना पड़ेगा, जो मैं बनाता हूँ 3x3 का, ये हमने 1 2 3, तो एक 3x3 का ये बनाया, स्केयर बनाना है, मतलब इधर से भी 3 होना चाहिए, इधर से भी 3 होना चाहिए, ये दूसरी लाइन यहाँ पर जाएगी जो ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके आगे जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लास्ट स्केयर पॉसिबल होगा हॉरिजॉन्टल वे में, इसके आगे वाले में तो क्या होगा, वो एक साइड 2 हो जाएगी, एक साइड 3 हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, इसके अंदर बनने चाहिए मतलब, ठीक है, तो 3x3 के कितने बनेंगे, अब समझ आ रहा होगा सबको, 6x, मतलब एक कम हो रहा है, इन दोनों का सम 9 हो रहा है एक्चुअली में, तो 4x4 में कितने बनेंगे, 5x5, 5x5 के कितने बनेंगे, 4x4, समझ गए। ऐसे आते आते लास्ट में 8x8 का कितना बनेगा, 1x1, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू 8 स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 8 इंटू एन इंटू, अब इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन टू एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो 2 4 जा 2 3 जा और 3 3 जा, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 17, 204 इज द आंसर। ठीक है, बताओ भाई, समझ आया सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, बताना आप। स्टेटमेंट 8, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड नहीं लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड ऑफ n क्रॉस n, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड ऑफ n क्रॉस n, क्या होगा बताओ, सिंपली वही लॉजिक है,
8 क्रॉस 8 था तो क्या था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू 8 स्क्वायर। तो n क्रॉस n होगा तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर। अब इसको ऐसा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि n क्रॉस n का 1 स्क्वायर बनेगा, ठीक है, n क्रॉस n का। अब n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन के कितने बनेंगे 2 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। 1 क्रॉस 1 के कितने बनेंगे n स्क्वायर बनेंगे। तो ये ध्यान रखना अपने को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये वाली टर्म किसके बराबर बनेगी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 9। अब ये खुद से बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन चेस बोर्ड ऑफ 8 क्रॉस 8। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल ओनली। वन टू नाइन सिक्स इज द राइट आंसर। 512 सही नहीं है, 1296 सही है। अंकित तुमने कैसे लिखा 36 का होल स्क्वायर? बताओ। सम ऑफ क्यूब्स क्यों किया? देखो देखो, जो तुम्हारे ऐसे वाले लॉजिक होते हैं सम ऑफ क्यूब सम ऑफ स्क्वायर्स, जैसे ये भी लॉजिक है सम ऑफ स्क्वायर्स का और सम ऑफ क्यूब्स का ना, तो वो लॉजिक आगे अभी आगे वाली स्टेटमेंट्स में हो सकता है वो फेल होने लग जाए। तो इसीलिए थोड़ा मतलब ध्यान देना कि हम उस तरीके से सीखेंगे जो कभी भी फेल, कोशिश करनी है कि उस तरीके से सीखो कि वो हर जगह लगे वो वाला मेथड, ठीक है। तो वो हो सकता है आपने शॉर्टकट याद रखा हो कि सम ऑफ क्यूब्स होता है, बट ऐसा नहीं है, अभी देखना आप इसमें। अब अच्छा, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, जैसे ये वाला हम फिगर कॉपी करते हैं एक बार। अच्छा, अब रेक्टेंगल्स के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल्स के लिए ना हम इस वे में नहीं चलते हैं कि 1 क्रॉस 1 का भी गिनेंगे फिर 1 क्रॉस 2 का भी गिनेंगे। रेक्टेंगल्स में हम लाइंस के तरीके से चलते हैं, मतलब हम लाइंस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। देखो रेक्टेंगल बनेगा कैसे, रेक्टेंगल तब बनेगा जब आप हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस उठाओ और वर्टिकल 2 लाइंस उठाओ, क्योंकि लाइन तो सारी आपस में पैरेलल है। 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन अगर आप उठाओगे तो आपके पास रेक्टेंगल बनेगा। तो जैसे देखो एक लाइन ये है आपके पास, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9। तो 9 लाइंस आपके पास वर्टिकली हैं। सिमिलरली 9 ही लाइंस आपके पास हॉरिजॉन्टली हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंकज आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है।
ठीक है, तो अपने पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 9 ही वर्टिकल लाइंस हैं। अब रेक्टेंगल कैसे बनेगा? ठीक है, मान लो मैंने 1 और 2 लाइन उठा ली, यहाँ से 1 और 3 लाइन उठा ली, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। आपने वन ऊपर वाली वर्टिकल लाइन में से 2 उठा ली, 1 और 2 उठा लो, 1 3 उठा लो, 1 4 उठा लो, यहाँ से 1 3 उठाओगे तो कौन सा रेक्टेंगल बनेगा अब आपके पास? अब कैसे वाला रेक्टेंगल बन जाएगा? 1 2 और 1 3 में ये वाला रेक्टेंगल आ जाएगा, ये वाला पूरा रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ 1 3 1 3 तो उसमें स्केयर बन जाएगा। अब हमने स्केयर के केस में ऐसा क्यों नहीं किया था कि उसमें रेक्टेंगल भी आ जाएंगे? हमने स्केयर के केस में इसीलिए काउंटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 8 क्रॉस 8 का चेस बोर्ड है तो 9 लाइंस होंगी, तो 9 में से कोई भी 2 पिक करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हो गया। ठीक है, 9 में से कोई भी 2 पिक करो, ये वर्टिकल लाइंस के लिए हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, उतने आपके पास क्या आएंगे? रेक्टेंगल्स बनेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? देखो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? 1 2 जब मैंने सिलेक्ट किया तो 1 2 के साथ भी रेक्टेंगल बनाएगा, 1 3 के साथ भी बनाएगा, 1 4 के साथ भी बनाएगा, 1 5 1 6 1 7 सबके साथ बनाएगा, 2 3 के साथ भी बनाएगा, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 सबके साथ बनाएगा। इसीलिए ये बनेगा 36 into 36 which is 1296। so this is the answer। बताओ भाई, सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? वो टर्म जो थी वो यहीं से निकलती है कि n+1 c2 into n+1 c2 आता है, तो वो n+1 into n/2 का होल स्क्वायर बन जाता है, जिसको हम सम ऑफ क्यूब्स बोलते हैं। बट लॉजिक उसके पीछे का ये है। बताओ भाई, इतना समझ आ गया सबको? तो अब स्टेटमेंट 10 लिख देता हूँ मैं, सेम वही। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स in chessboard of n cross n is n+1 c2 into n+1 c2, क्योंकि 8 क्रॉस 8 का अगर चेस बोर्ड होगा तो उसमें 9 लाइंस आएंगी। ठीक है, n क्रॉस n का चेस बोर्ड होगा तो n+1 लाइंस आएंगी, तो n+1 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और n+1 वर्टिकल लाइंस है। तो हम क्या करेंगे, n+1 c2 into n+1 c2 करेंगे, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास n+1 into n/2 into n+1 into n/2। मेरे पास टर्म बन जाएगी n+1 into n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको समेशन ऑफ आप n क्यूब भी लिख सकते हो, उसका होल स्क्वायर बनेगा ना, नहीं समेशन ऑफ n क्यूब बनेगा सर। समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है? n into n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट 11 पे आते हैं हम। इफ m पैरेलल लाइंस in a plane is intersected by a family of n parallel lines, then number of parallelograms formed। बताओ, ये बहुत सिंपल है। m पैरेलल लाइंस हैं और दे आर इंटरसेक्टेड बाय n अदर पैरेलल लाइंस, तो ऑब्वियसली ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी। m अलग से पैरेलल है, n अलग से पैरेलल है, तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे?
अभी तो किसी का भी सही नहीं है। पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग। 8x8 का जब चेस बोर्ड था तो लाइंस कितनी बनी थी? 9 बनी थी। अब तो उसमें इसमें लाइन ही दे दी है ना आपको, तो यहाँ थोड़ी M+1 करोगे, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, MC2 × NC2। पता नहीं क्या खोपड़ी लगाते हो आप लोग। अरे यार इधर देखो ना, समझो इस चीज को। 8x8 था तो लाइंस गिनी थी ना हमने, 9 लाइंस थी उसमें। अब यहाँ तो उसने लाइन ही तो दी हुई है, एम पैरेलल लाइंस, तो डायरेक्ट लिखोगे ना MC2 × NC2। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट 12। लेट a chessboard has dimensions n×m with n rows and m columns, then number of rectangles। बताओ। अब पहले हमने किया कि जिसमें सेम था, n×m था। अब इसमें हम निकाल रहे हैं, अब अलग अलग हैं। द m रोज हैं और n रोज हैं और m कॉलम्स हैं। तो सेम चेस बोर्ड नहीं है। चेस बोर्ड वैसा 8x8 वाला नहीं है, n×m वाला है। सही आ रहा है। सिंपल है तो बहुत ही। क्या होगा? n×m में तो n+1 लाइन्स हो जाएंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? m+1c2 इंटू n+1c2, बस ये आंसर है इसका। स्टेटमेंट 13। लेट अ चेस बोर्ड has dimensions n×m with n rows and m columns and n is less than m, then number of squares। नंबर ऑफ स्क्वेयर्स के केस में ये मैटर करेगा कि n m से छोटा है कि m n से छोटा है। तो अभी हमने मान लिया कि n m से छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए निकालना है। बताओ भाई, ये करो अब। इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए।
अभी तक किसी का सही नहीं है। बना के देखो, इसका डायग्राम बना के देखो। अबे इसमें गलती है थोड़ी सी, देखो। तुमने काफी हद तक ठीक लिखा है, इसमें गलती है बट। अच्छा, एन रोज, अब इसमें देखो ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है रोज और लाइंस लिख के। तो यहाँ पे रोज लिखा हुआ है, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अगर रोज लिखेगा तो लाइंस कितनी होंगी। तो जैसे एम कॉलम्स हैं, नहीं लाइंस हैं, सॉरी ना, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए हो सकता है अब का सही हो। अभी देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, लेटर चेस बोर्ड हैज डायमेंशन एन क्रॉस एम। इसमें क्या था? इसमें था रोज थे। अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं, चलो रोज एंड कॉलम से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन रोज थे और एम कॉलम्स थे, ठीक है। हाँ, फिर अभी सही हो जाएगा आपका। तो एन रोज हैं तो लाइंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, बताइए। एन प्लस वन लाइन्स आ जाएंगी और एम प्लस वन लाइन्स आ जाएंगी। तो कॉलम में हमारे पास एम प्लस वन लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा लाइंस के तरीके से चलो, इसमें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आ जाएगी एन प्लस वन लाइन्स, ठीक है। एन रोज हैं। तो अब मान लो कि मैं अगर बोलता हूँ वन क्रॉस वन का निकालना है, तो वन क्रॉस वन के कितने बनेंगे? इस तरफ एम आपके बनेंगे, क्योंकि एम कॉलम है। तो एम बनेंगे और एन इधर को बनेंगे, तो कितने बनेंगे? एम इंटू एन, ठीक है। अच्छा, अब टू क्रॉस टू के कितने बनेंगे? जैसे उसमें था एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन। थ्री क्रॉस थ्री के कितने बनेंगे? एम माइनस टू इंटू एन। समझ आ रहा है सबको? ये बना के भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में एन क्रॉस एन ही बनेगा, क्योंकि एन क्रॉस एन ही उसका मैक्सिमम साइज है। एन छोटा है ना, एम क्रॉस एन तक तो जा ही नहीं सकते आप, वो बाहर हो जाएगा। तो एन क्रॉस एन के लिए क्या बनेगा? एम माइनस एन प्लस वन, क्योंकि देखो थ्री में बन रहा है एम माइनस थ्री प्लस वन इंटू एन माइनस एन प्लस वन। तो ये बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एम माइनस आर से लेके एन माइनस आर तक, या उसको थोड़ा और अच्छा फॉर्मेट बना लेते हैं, आर प्लस वन से लेके एन माइनस आर प्लस वन तक, वेयर आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, कंप्लीट स्टेटमेंट। सेम वैसे ही है जैसे उसमें एट वन क्रॉस वन के एट क्रॉस एट बन रहे थे, यहाँ पे वो एन क्रॉस वन क्रॉस वन के कितने बनेंगे? एम क्रॉस एन बनेंगे। फिर नेक्स्ट एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन, ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर करो, सबको समझ आ गया? तो फिर हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारी इसमें 13 स्टेटमेंट्स हो गई हैं जो ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ इसमें कवर नहीं की हैं, वो क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। सेवेंटी नाइन क्वेश्चन हो गए, हम देखो 80th करते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ दीज 10 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन and with the exception
of these 4 points no other 3 points are in the same straight line. Find number of triangle formed number of straight lines formed number of quadrilateral formed. ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है. 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ऑफ दीज 10 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, तो 4 एक लाइन में है इसमें. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज 4 पॉइंट्स नो अदर 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन. मतलब बस ये 4 ही एक लाइन में है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, बाकी कोई भी कोलिनियर नहीं है. ठीक है, तो आपको ये निकालना है. करो भाई, आंसर निकालो इसके सब. अब नहीं, ए और बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही नहीं है. हाँ, ए पार्ट का आंसर 116 है, बी पार्ट का आंसर 40 है. देखो चलो, ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? 4 मतलब 4 पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में है ना, तो ऐसा हो गया कि जैसे 4 पॉइंट एक ही लाइन में है, बाकी जो 6 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में नहीं है. 3 4 5 6 ऐसा कुछ है. ठीक है, तो फिर और कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है. तो आप क्या करोगे ट्राइंगल्स के लिए? ए पार्ट के लिए क्या करोगे? टोटल कितने बनने चाहिए थे? 10C3, बट इसमें ये 4 के कारण ये वाले आपने एक्स्ट्रा गिन लिए होंगे -4C3. बट ये चारों कोई और ट्राइंगल तो बना नहीं रहे, क्योंकि लाइन के केस में 1 ऐड करते थे, बट ट्राइंगल तो चारों कुछ भी नहीं बनाएंगे ना, इसलिए बस इतना ही आंसर आएगा. सो 10C3 इज 10 into 9 into 8 divided by 6 -4C3 is 4 only.
ठीक है, तो 120 माइनस 4 कितना आ जाएगा 116। तो ए पार्ट का तो आंसर आ गया 10c3 माइनस 4c3। ठीक है, अच्छा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाउंड। तो ये तो बहुत इजी है, 10c2 माइनस 4c2 प्लस 1, क्योंकि चार को लीनियर है तो आपने उनमें से 4c2 एक्स्ट्रा गिनने होंगे, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 10c2 मेरे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 9/2 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 45 46, तो ये 40 आ गया, 46 माइनस 6। अच्छा अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, जैसे हमारे पास वही सेम मैं डायग्राम बनाता हूँ, मेरे पास चार इसमें केस बनाएंगे हम ना, क्योंकि जैसे जैसे फिगर थोड़ा बड़ा होता रहेगा तो आप डायरेक्टली एनसीआर वाले फॉर्मेट में करने में दिक्कत आएगी। तो मैं बताता हूँ, देखो। तो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं जो कि बाहर हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 पॉइंट हैं, मान लेते हैं ABCD, ये मेरे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। तो अब क्वाड्रिलेटरल कैसे कैसे बन सकता है, तो एक तो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और एक मेरे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनमें से सिलेक्शन करेंगे हम, उसके नंबर ऑफ वेज लिख देंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास 4 हैं, और यहाँ पे 6 हैं। तो आप क्या करो, जैसे चारों के चारों कोलिनियर पॉइंट से सिलेक्ट करोगे और यहाँ से 0 सिलेक्ट करोगे तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। कॉमन सेंस है ये तो। 3 यहाँ से सिलेक्ट करोगे, एक यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, वो तो ट्रायंगल बन जाएगा। 2 यहाँ से सिलेक्ट करोगे, 2 यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो बन जाएगा। समझ रहे हो ना, एक यहाँ से सिलेक्ट करोगे, 3 यहाँ से सिलेक्ट करोगे बन जाएगा। 0 यहाँ से सिलेक्ट करोगे, चारों के चारों यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 3 केसेस बन रहे हैं हमारे पास। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 4c2 इंटू 6c2। ठीक है, 2 कोलिनियर सिलेक्ट करो और 2 नॉन कोलिनियर सिलेक्ट करो, उससे बन जाएंगे ना, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, सर फिर नेक्स्ट प्लीज कौन सा रिपीट बनेगा, सी पार्ट। 4c1 इंटू 6c3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4c0 इंटू 6c4। अभी वाली वैल्यू निकालो, 4c2 कितना होता है 6, और 6c2 कितना होगा 15, 6 इंटू 5/2 है ना। 4c1 इज 4, 6c3 हो जाएगा 20। ठीक है, और 6c4 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 15। तो ये आ रहा है हमारे पास 90, और ये आ रहा है 80, और ये आ रहा है 15। तो 185 इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया। ऑल क्लियर कर दो भाई सब लोग। देखो क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या है, जैसे 4 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं बेटा, और बाकी 6 पॉइंट्स आपके यहाँ बाहर हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे कैसे बन सकता है, तुम 3 यहाँ से उठा लोगे, एक यहाँ से उठाओगे तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो वो कर नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से उठाएं, 2 यहाँ से उठाएं, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ऐसे कैसे कर सकते हो, 4c2 इंटू 6c2, फिर एक यहाँ से उठाओ, 3 यहाँ से उठा लो, तो भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जैसे ये वाला बन रहा है। तो वो लिख लिया, चारों के चारों यहाँ से उठा लो, वो भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो वो बाहर कितने पॉइंट है, 6 है, 64 से आ जाएगा, बस वो हमने लिख दिया और ऐड कर दिया। 6 straight lines are drawn in the plane such that no two lines are parallel. Six straight lines are drawn in the plane such that no two lines are parallel.
and no three lines are concurrent. Then number of parts into which these lines divide the plane. ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। 6 स्ट्रेट लाइन बनाई आपने जिसमें कोई भी 2 पैरेलल नहीं है, कोई भी 3 कंकरेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स, तो ये तो डायरेक्ट था ना। क्या था इसका रिजल्ट? 1 प्लस समेशन n, मतलब 1 प्लस समेशन n होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समेशन n का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टू n का सम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 7/2, तो 21 प्लस 1 22 इज द आंसर, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है, बस इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 82। In a plane there are 37 straight lines of which 13 pass through point A and 11 pass through point B. Besides, no 3 lines pass through 1 point. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। हाँ देखो, क्या लिखा हुआ है, 37 स्ट्रेट लाइन ऑफ विच 13 पास थ्रू पॉइंट 8, 11 पास थ्रू पॉइंट बी, बिसाइड्स नो 3 लाइन पास थ्रू 1 पॉइंट एंड नो लाइन passes through both points A and B, and no two are parallel. Find number of point of intersection of these straight lines. करो भाई इस क्वेश्चन को।
जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ। देखो मैं बताता हूँ, 37 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो 37, देखो अब दो स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी। तीन स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे? अगर कंकरेंट नहीं है तो 3C2, मतलब दो लाइन को, दो का अगर पेयर बनाओगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, तो 3C2 करना पड़ेगा। तो आपके पास 37 स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी? 37C2। बट हुआ क्या, 13 एक ही पॉइंट से पास करने लगी, तो आपने 13C2 तो वो हटा दिए क्योंकि वो आपने एक्स्ट्रा गिन लिए। 11 फिर पॉइंट बी से पास कर गए, तो 11C2 वो हटा दिए। अब नो थ्री लाइन पास थ्रू वन पॉइंट, इसका मतलब है और कोई भी तीन लाइन किसी एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, नहीं तो वो भी हमें वो 3C2 वो भी हटाना पड़ता करके, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा गिन लिए होते। और कोई भी लाइन ए और बी से पास नहीं कर रही है, तो इससे भी ये फायदा हो जाएगा कि भाई अब और कोई भी लाइन मतलब ए और बी पे पास नहीं करी, तो वो इंटरसेक्शन हमने यहाँ से ऑलरेडी ए भी हटा दिए, ए के सारे इंटरसेक्शन भी हटा दिए, बी के सारे इंटरसेक्शन भी हटा दिए, और हटाने की जरूरत नहीं है। बस अब आपने क्या किया, जब 37C2 किया तो सारे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, जिसमें से ए से पास करने वाली 13 लाइन के हट गए, बी से पास करने वाले 11 लाइन के हट गए, बट खुद ए और बी पे तो एक एक इंटरसेक्शन आ ही रहा है ना, तो +2 आपको वो और करना पड़ेगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। अब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये वाली वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 535 आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 535। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, नो लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, इसका मतलब है कोई और लाइन ए और बी पे इंटरसेक्शन नहीं बना रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 37C2 से टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 13C2 से ए हट गया, ए हट गया मतलब ए कितनी जितनी भी लाइन ए पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो हमने ज्यादा एक्स्ट्रा गिने हुए थे ना, 13C2 वो हटा दिए, बी वाले भी हटा दिए, बट ए और बी को तो गिनना पड़ेगा ना, इसलिए +2 आया। ठीक है, चलो आज के लिए इतने करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप फॉर द टाइम बिंग अपना असाइनमेंट और मॉड्यूल करते रहे, मैं हो सकता है कल या परसों में इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको डिस्कशन करूंगा, असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं वो मुझे सेंड कर दें, कुछ बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले लें उसके ऊपर। ठीक है, चलो मिलते हैं।